नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फ़ायदा में। अगर आपकी कमाई और खर्च में गड़बड़ी है तो सतर्क हो जाइए। इनकम टैक्स की नज़र अब उन लोगों पर है जो अकाउंट से पैसे तो कम निकालते हैं लेकिन उनका खर्च उससे कहीं ज़्यादा होता है। मतलब ये कि आपकी जो सैलरी आती है या फिर जो आपकी आमदनी अकाउंट में है उससे आप पैसे कम निकालते हैं लेकिन खर्च आप ज़्यादा करते हैं, शॉपिंग आप ज़्यादा करते हैं। तो इनकम टैक्स की नज़र इस बात पे है कि क्या आप कैश में शॉपिंग कर रहे हैं और कैश में शॉपिंग करके क्या आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर आपका इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी है जिसको आप छुपा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात और जानेंगे कि ये नया एक्शन प्लान क्या है, इसका मकसद क्या है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंसें। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। अगर आप शानदार जिंदगी जीते हैं, बढ़िया रेस्तरां में खाना खाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बैंक से बहुत कम पैसे निकालते हैं तो सावधान हो जाइए। सरकार अब टैक्स की चोरी रोकने के लिए और ज्यादा सतर्क हो गई है। आयकर विभाग उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है जो अच्छी खासी कमाई दिखाते हैं लेकिन बैंक से पैसे निकालने के मामले में कंजूस नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसे भी जान लीजिए। सरकार को शक है कि कई लोग अपनी असली आमदनी छिपा रहे हैं और नकद लेन देन के जरिए टैक्स चोरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग को जिन लोगों पर शक है उन्हें नोटिस भेजकर उनसे हर महीने के खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसमें किराने का सामान, कपड़े, जूते, रेस्तरां में खाना, आटा, चावल, मसाले, खाना पकाने का तेल, गैस सिलेंडर, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के खर्च तक को शामिल किया गया है। यानी अब आपका हर छोटा बड़ा खर्च इनकम टैक्स के रडार पर रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को कैसे पता चलता है कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल सरकार अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों की कमाई और उनके खर्च का मिलान किया जा सके। अगर आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी लाइफस्टाइल में फर्क नजर आया तो तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। आयकर विभाग सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जिनकी आमदनी ज्यादा है लेकिन बैंक से बहुत कम पैसे निकालते हैं, जो महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं लेकिन उनके खर्च और बैंक डिटेल्स में अंतर है। टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप सही टैक्स भर रहे हैं और आपकी आमदनी और खर्च में तालमेल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आमदनी के मुकाबले आपके बैंक से पैसे निकालने का आंकड़ा बहुत कम है तो आयकर विभाग सवाल जरूर पूछ सकता है। यानी साफ है कि अब सरकार हर उस व्यक्ति पर पैनी नजर रख रही है जो टैक्स चोरी कर सकता है। अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल और बैंक डिटेल्स में कोई गड़बड़ी हुई तो नोटिस आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं इस वक्त मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं DS सक्सेना साहब, पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग साहब, टैक्स एक्सपर्ट, और साथ ही विवेक जालान हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और DS सक्सेना साहब, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ये जो खबर आई है इसमें यह है कि डेटा एनालिसिस के जरिए इस पर निगरानी रखी जाएगी। आप जरा बताइए सर कि जैसे कोई अगर कैश में मान लीजिए शॉपिंग कर रहा है और कोई डिटेल अपना नहीं दे रहा है तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा डेटा एनालिसिस के जरिए? ये देखिए, कैश एक्सपेंसेस का जो है ये थोड़ा पकड़ना कठिन होता है क्योंकि जो बिल जारी किए जाते हैं उसमें आपका नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन आजकल बहुत बार दुकानदार जो हैं वो आपसे फोन नंबर लेते हैं, उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आप जो है जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम पे हैं और आप कैश जमा कर रहे हैं और एक जो है AIR होता है जो रिपोर्ट करते हैं, जो लोग ज़्यादा जो लोग ज़्यादा लोगों को से खरीदारी वगैरह करते हैं, हाँ, वो AIR में रिपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए उनसे आपकी जानकारी मिली कि आपने XYZ कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम में 50,000 या 1 लाख रुपए कैश में आपने कपड़े खरीदे हैं, तो आपने तो कैश में पैसा दिया है, लेकिन
क्योंकि आपका टेलीफोन नंबर और वो चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनको पता लग जाएगा कि आपने इतनी शॉपिंग कैश में की है। और मान लीजिए आपके कैश विड्रॉल्स पर मंथ, जैसे सैलरी, मैं सैलरी का उदाहरण देता हूँ। सैलरी आती है, उसके बाद मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए सैलरी आती है, 50, 60, 70 हज़ार रुपए कोई जना निकालता है, उससे खर्चा करता है। तो मान लीजिए कोई आदमी पैसे नहीं निकाल रहा है, लेकिन हर महीने इस तरह से उसके खर्चे हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भाई आपने इतना 50 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए पर मंथ आपने कैश में जो खर्च किया है, वो आपके पास से आया कहाँ से। तो डिपार्टमेंट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपका कोई अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, या अनडिस्क्लोज इनकम आपको कहीं से हो रही है, जिससे आप ये सब खर्चा कर रहे हैं। अच्छा। तो आज के समय ये सब जानना जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो सुनील गर्ग साहब। मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, जैसे बहुत। आप जोमेटो वगैरह पे ऑर्डर करते हैं, हाँ। अब जोमेटो पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। इवन जो रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं, कई बार आप जोमेटो से या स्विगी के थ्रू टेबल बुक करते हैं, हाँ। तो उस पर आपको 20-25% डिस्काउंट मिलता है। बट जोमेटो में डिटेल्स हैं कि भाई आपने इतने पैसे का खाना खाया है। तो ये जो है, ये थोड़ी मेहनत करके सब निकाला जा सकता है बिल्कुल। कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेहनत करके पूरी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। लेकिन गर्ग साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जैसे कि अभी सक्सेना जी ने कहा कि अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए इसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। लेकिन आप जरा हमें ये बताइए कि जैसे अभी सर ने बताया, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई शॉपिंग करता है, ठीक है, और क्या मोबाइल नंबर से ये ट्रैक हो सकता है सर? अगर कोई मान लीजिए मोबाइल नंबर अपना देता है शॉपिंग में और कैश से पेमेंट करता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोबाइल नंबर से उनके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकता है? देखिए मृत्युंजय जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हर इंसान का 360 डिग्री प्रोफाइल आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। और वो क्यों है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारा आधार, पैन, मोबाइल, बैंक, यूपीआई पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड आपस में लिंक्ड हैं। यानी सबके सब आपके मोबाइल से लिंक्ड हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पर ही इसका ओटीपी आ रहा है, आपके बैंक का ओटीपी वहीं आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का ओटीपी वहीं आ रहा है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से भी लिंक्ड है, वो पैन से भी लिंक्ड है, क्योंकि आप वेरीफाई करते हैं अपने रिटर्न को, इनकम टैक्स रिटर्न को आप ओटीपी से ही वेरीफाई करते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे आता है। इसका मतलब है जो भी ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल के थ्रू हो रही है, उन सबका 360 डिग्री प्रोफाइल सरकार के पास में है, और उसको ट्रैप करना बड़ा आसान काम है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा माइनिंग करना बड़ा आसान काम है। राइट। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं कि सरकार को चिंता क्यों है। एक बार माननीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि वी आर ए नॉन टैक्स कंप्लायंट इकोनॉमी बाई लार्ज। देखिए, हम 8 करोड़ रिटर्न फाइल होती है हमारे देश में, 8 करोड़। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 1 करोड़ यानी 90 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की रिटर्न फाइल करते हैं। 7 करोड़ लोगों की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए से कम है, और उसमें भी 6 करोड़ लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 करोड़ रिटर्न भरने वालों में से 6 करोड़ लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं, 1 करोड़ रुपए कुछ कम टैक्स देते हैं, और बाकी जो टैक्स है 10 लाख से ऊपर वाले वो देते हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि हमारे जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, जो लोग एयर से ट्रेवल करते हैं वो 37 करोड़ है। 9 लाख स्टूडेंट्स बाहर पढ़ता है, 3 करोड़ लोग बाहर विदेश यात्रा करने जाते हैं। यानी हमारे यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में डिस्पैरिटी है, मिसमैच है। और जैसा कि सक्सेना साहब बता रहे थे कि हम महंगी वॉचेस खरीद रहे हैं, महंगे एसीज खरीद रहे हैं, महंगी कार खरीद रहे हैं, लेकिन इनकम का जो प्रोफाइलिंग की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न से, तो वो उसे मैच नहीं कर रही है। जितनी कारें बिक रही हैं 10 लाख से ऊपर, इतने लोग तो रिटर्न भी नहीं भरते हैं 10 लाख से ऊपर की। तो अल्टीमेटली उस मिसमैच को पकड़ने के लिए सरकार ने पहले तो इनकम को मैच करना शुरू किया था। आपको ध्यान हो, आजकल जब हम रिटर्न फाइल करते हैं अपनी मृत्युंजय जी, तो एक एआईएस आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, बिल्कुल। और एक 26 एएस आता है। हम उसे मैच करते हैं। एआईएस बताता है कि आपको कहां कहां से इनकम आई है, आपको बैंक से ब्याज आया है, आपको डिविडेंड आया है, आपको इंटरेस्ट आया है, आपको म्यूचुअल फंड से इनकम आई है, कोई भी इनकम, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, वो सारा सारा एआईएस में रिपोर्ट होता है।
अब सरकार ने जो नेक्स्ट कदम उठाया है, जो मैं भी आपको बता रहा था, हाँ। अब एक्सपेंडिचर और इनकम को मैच करने का कंसेप्ट उठाया है कि भाई आपकी इनकम तो हमने चलो पता कर ली है, ठीक है। लेकिन जो आपका लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, हाँ। 5 स्टार होटल्स में जो रूम बुक करवा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा कहाँ है? से आ रहा तो है? एक बात तो याद रखना, अगर ये मिसमैच पकड़ा गया हाँ। तो आपकी अनअकाउंटेड इनकम मानी जाएगी। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इसलिए ये शो करना बहुत ज़रूरी था ताकि आप अवेयर रहें। अगर आप अपने लेवल से कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आप इनकम टैक्स की निगरानी में हैं। और जैसे भी सुनील जी ने कहा, सक्सेना सर ने भी कहा कि मोबाइल नंबर से भी आपके एक्सपेंसेस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। आप ये मत सोचें कि आपने कोई शॉपिंग की मॉल में, आपने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे और कैश में आपने मोबाइल नंबर दिया, आपने पेन अगर आपसे पेन नंबर नहीं मांगा गया है या पेन नंबर आप नहीं वहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये मत समझें आप कि आप ट्रैक नहीं हो रहे हैं। मतलब मोबाइल नंबर से भी आप ट्रैक हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब विवेक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, अगर कोई ये स्मार्टनेस दिखाता है कि अपना मोबाइल नंबर ना दे, वाइफ का दे दे, बच्चे का दे दे, क्या तब भी वो ट्रैक होंगे या तब बच जाएंगे? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। और अभी सह पैनलिस्ट ने हमें एक बताया AIS। हम्म। तो मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा जो लाइव एग्जांपल्स हैं, जिससे सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है कि AIS में हमारे जो खर्चे हैं या हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत मोबाइल नंबर दे के उसको अपने को खर्चे को दिखा दिया, तो वो भी कई बार, या इन्वेस्टमेंट दिखा दिया तो वो भी कई बार हमारे AIS में आ जाते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के समय ये जरूरी है कि हम उस ट्रांजैक्शन को, जो हमारा है ही नहीं, बट क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर या पैन नंबर दिया हुआ है उस ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट में, उसको हम रिजेक्ट करें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी नहीं ना आए हमारे ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफी लोग गलतियां करते हैं, वो बहुत कैजुअली ले लेते हैं। मैं सेकंड आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कर्मचारी थे, उनका, ये मेरे सामने हुई घटना है। उनका कुछ कैश का इनकम आया, टैक्स चोरी करने की उनकी कोई नियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अपने कैश का इनकम आया वो भी इन्होंने अपने बैंक में डाल दिया। और इनकी वाइफ ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके थ्रू काफी परचेजिंग कर ली। तो अमेजोन जब अपना AIR डाला तो उनकी पैन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये गलती कर दी, वो जो कैश इनकम इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया वो इन्होंने अपने इनकम टैक्स दिया नहीं उसके ऊपर। अच्छा। इंपॉर्टेंट है कि सैलरीड एम्प्लॉइज या कोई और, वो अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें जितनी क्रेडिट है, अच्छा, जितने कैश के डिपॉजिट है, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करे और उसके ऊपर टैक्स दे। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपने बड़ा अच्छा बताया विवेक जी। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और क्लियर करें। आपने ये कहा कि अगर आप सैलरीड हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, और अगर आप कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने किसी लोन का रिपेमेंट किया, कैश में आपने जाके जमा किया, तो उसको भी आप कह रहे हैं कि आपको ITR में शो करना चाहिए, राइट? जी हाँ। अगर आपकी कोई इनकम है, लोन का रिपेमेंट एक है, मान लीजिए आप सैलरीड है लेकिन आपको कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहां से आपको कैश की इनकम जनरेट होती है, उसे भी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसे भी आपके एम्प्लॉयर को तो पता नहीं, वो उसके ऊपर TDS काटेगा नहीं, तो आप वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल के उसके ऊपर भी अलग से टैक्स देना रहेगा। अदरवाइज आपकी वो मिसमैच आ जाएगी इनकम में और बैंक अकाउंट की डिपॉजिट में। लेकिन अगर कोई लोन अकाउंट में जमा कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम है, मान लीजिए वहां से कुछ कैश का पैसा आया है, और अगर वो लोन रिपेमेंट कर रहा है, लोन अकाउंट में डाल रहा है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा? वो भी मेंशन करना पड़ेगा। उसमें एक और चीज ये आपने अच्छा बताया, हर एक इंडिविजुअल को अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अच्छा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए जब वो इनकम टैक्स रिटर्न डाल रहे हैं। काफी लोग नहीं बनाते हैं और उसी के लिए काफी मिसमैचेस आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता बैंक अकाउंट में क्या आया और हम कितना इनकम डिस्क्लोज कर पाते। ये तभी होगा जब वो एक अपनी बैलेंस शीट बनाए कि भाई हमारी कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, और उसमें एक बड़ा फिगर होता है कैपिटल ड्राइंग का फिगर। अच्छा। उसमें ये भी पता चल जाता है कि भाई आपके जो घर खर्च है उसके लिए आपने कितने पैसे निकाले। आप देख रहे हो, अगर आपकी 20 लाख की इनकम है
और आपकी ड्राइंग 10,000 रुपए ही है, वो आपकी बैलेंस शीट से पकड़ में आ जाएगी। ओके, तो मतलब इस लेवल तक की स्क्रूटनी हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है कि आपकी मतलब कोई भी ऐसी हरकत ना हो आपकी तरफ से जो आपको इनकम टैक्स के घेरे में लाए। अब इस पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको टैक्स की तमाम बारीकियां बताने के लिए। अब सक्सेना जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, कि ये तो हमने बात कर ली कि अगर आपने मोबाइल नंबर देके कैश में शॉपिंग की तो आप पकड़ में आ जाएंगे। अगर आपने वाइफ का, बच्चों का नंबर भी दिया तब भी आप आ जाएंगे पकड़ में। लेकिन अगर कोई अपना नंबर शो ही ना करे, मान लीजिए किसी ने राशन खरीदा और राशन खरीद के वहाँ पे अपना कोई नंबर ना दे या बिल भी ना ले, या कोई और शॉपिंग की जहाँ पर बिल ना ले या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ना दे, तो क्या ऐसे लोग बच जाएंगे या इनके लिए भी पकड़ने का कोई तरीका है? नहीं, इनके लिए देखिए ऐसा है जो बहुत छोटी शॉपिंग होती है, मान लीजिए आप किराने की दुकान पे गए, हाँ। किसी छोटी दुकान पे, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पक्का बिल भी दे, आपसे कुछ पूछे ताछे। आप उसे मान लीजिए 500, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो इसमें एवरेज देखिए एज्यूम कर सकता है डिपार्टमेंट कि भाई जैसे खाने पीने का खर्चा मान लीजिए महीने में 10-20 हज़ार रुपए दो जनों का, ऐसा वो एज्यूम कर सकता है कि आपको खाने पीने पे इतना पैसा जरूर लगा होगा। तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो असम्पशन भी जो है डिपार्टमेंट के होते हैं और जो मतलब लीगली माने गए हैं। अच्छा जी, अच्छा। ओ, क्योंकि मतलब सभी को पता है कि भाई अगर महीने आजकल जैसे है महीने में एक आदमी का खाने पीने पे 10,000 रुपए तो खर्च होगा ही होगा, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इस तरह के जो एजम्पशन है ये भी होते हैं, ओ, जो बहुत छोटे खर्चों को एस्टिमेट किया जा सकता है। ये तो हम लोग जो बात कर रहे थे ये कुछ बड़े खर्चों की कर रहे थे कि अच्छा, होटल में जाके आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया। राइट जी, राइट। ये आपने बढ़िया बताया सर। मतलब आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी मान लीजिए अकाउंट में 1 लाख रुपए आती है और अगर उसने एक पैसे भी नहीं निकाले और जो जी। उन्होंने खर्च किए, जो शॉपिंग की, उसका भी कोई ब्यौरा कहीं पर नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि एजम्पशन के आधार पर भी उनको नोटिस दिया जा सकता है और एजम्पशन के आधार पर भी उनकी टैक्स की लायबिलिटी बनाई जा सकती है। रूल में है सर, राइट? जी, रूल में नहीं है लेकिन ऐसा जो है एक्सेप्टेड है हाँ। कि भाई आपको कुछ खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। जैसे आप घर में रह रहे हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा घर का, या अगर मान लीजिए आपका ओनरशिप का घर है तो आपको हाउस टैक्स और सोसाइटी चार्जेस देने पड़ेंगे। वो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने सोसाइटी चार्जेस कितने दिए, ये किराया कितना दिया, या आपकी कार है, आपने मतलब आपकी कार मान लीजिए आपने होंडा सिटी रखी हुई है 15 लाख रुपए की, तो इसको आप कितना चलाते हैं वो आपसे पूछ सकता है और आपको जो है बताना पड़ेगा। ओके, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई। अब इस पर एक दूसरा सवाल मेरा सुनील जी आपसे, ये तो हमने सारी बातें कर ली। अब एक सवाल मेरे मन में ये, चूंकि आपने खुद कहा कि इतने सारे लोग फ्लाई करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब मान लीजिए कोई फॉरेन टूर कर रहा है ना, उसके पास कैश में पड़ा हुआ है इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी को इंडियन करेंसी जो उनके पास है उस कैश को वो कन्वर्ट कराए किसी फॉरेन करेंसी में जहाँ वो घूमने जा रहा है, और वहाँ पर भी मान लीजिए कोई बिल नहीं मांग रहा है, वो डिटेल नहीं मांग रहा है, क्या वो ट्रैक हो सकता है? अगर करेंसी कन्वर्ट कर रहा है उनको पकड़ा जा सकता है? देखिए, जैसे अभी सक्सेना साहब ने बताया थी, बहुत सारी चीजें ट्रैक होती हैं आपके पैन, आधार, मोबाइल से। बहुत सारी चीजें एजम्पशन के बेस पे चलती हैं कि जहां पर आप एक राइट एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप विदेश यात्रा में गए, तो विदेश यात्रा में आपको टिकट तो आपने ली होगी, आपने वीजा फीस तो जमा करवाई होगी, आप वहां जाके कहीं स्टे भी करेंगे, किसी होटल का नाम बताएंगे, आपसे पूछेंगे जी आप ब्रिटेन लंदन गए थे, आप कहाँ पे रुके, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके थे या होटल में रुके थे? अगर होटल में रुके थे तो किस होटल में रुके थे, तो वो गूगल से पता चल जाएगा कि उस होटल का किराया कितना है, फिर उसके पैसे कितने दिए थे, आपने दिए थे कि आपने एम्प्लॉयर ने दिए थे। अगर मान लो एम्प्लॉयर की तरफ से गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एम्प्लॉयर भर रहा है।
अगर आप जब वहां पर जा रहे हैं तो आपका एक खर्चा भी होगा, ब्रेकफास्ट का, डिनर का, लंच का। तो बहुत सारी चीजें ना एविडेंस बेस होती हैं, जो जो कि ट्रैक नहीं करते हैं लेकिन मान ली जाती हैं, एस्टिमेट कर लिया जाता है। तो अगर आप मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं, देखिए पहली बात तो कोई भी मनी एक्सचेंज आपको बिना पैन नंबर के करता ही नहीं है। आपको कैश में मनी एक्सचेंज कर कोई नहीं देता है। अगर आप काउंटर पर जाते हैं, मनी एक्सचेंज करवाते हैं, तो आपको आपका पासपोर्ट मांगा जाता है कि अपना पासपोर्ट दीजिए। उस पासपोर्ट में एंट्री करते हैं कि आपने कितने पैसे की एक्सचेंज करवाया है। तो आप कहाँ तक वो जा सकते हैं। और जो अच्छा। आपने पहले एक सवाल पूछा था कि आपने अपना गलत मोबाइल नंबर दे दिया, तो सर आज ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक्ड है, आपके पैन से लिंक्ड है, आपके बैंक से लिंक्ड है। तो ओटीपी तो आपके उस पर ही आएगा। मान लो आप कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपको मोबाइल पे इस्तेमाल आ रहा है तो सारी जो भी कंजप्शन है, जो भी खर्चा है, वो आपके अकाउंट में बुक किया जा रहा है। और एक अभी जो सर ने बताया, सत्यनारायण साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो आपके बच्चों की फीस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिजली का बिल है उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीडिंग है आपके पास में। नहीं वो तो ठीक है, एक्सपेंडिचर को वो तो ठीक है सर, ये बात ठीक है, आपने ठीक कही कि भाई बिजली का बिल आप डिनाई नहीं कर सकते, बच्चों की स्कूल की फीस आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन विवेक जी, मान लीजिए अगर किसी का एक एवरेज खर्च, मंथली खर्च मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो वो 25,000 तो बता ही सकता है ना कि भाई नहीं, अगर अगर एजम्पशन में ये आए कि भाई आपने 10,000 का राशन खाया, वो कहेगी नहीं हमने 5,000 का खाया। मतलब मैं ये मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एजम्पशन के आधार पे किसी का खर्च मान लीजिए लाख रुपए महीने का आता है और वो 50,000 बताना चाहे, तब तो छूट मिल जाएगी या नहीं? फिर वो एक एक करके निकाल लिया जाएगा कि नहीं आपने 1 लाख रुपए ही खर्च किया है? चीजें हैं, ये आपने सही कहा कि अगर कोई 50,000 का 25,000 या 30,000 बताता है तो वो एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। और इनकम टैक्स अगर उसको डिस्प्यूट करता है तो आपके पास हायर फोरम्स है, अपील है, जिसमें आप अपील करके उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, कि आप ये जो अपनी भारतवासियों की धारणा है कि हम कच्चे का कमाएंगे, कच्चे में खर्च करेंगे और कच्चे का ही हम अपने घरों में इसको सेविंग करेंगे, ये कहीं ना कहीं अब चेंज होनी चाहिए। क्योंकि पक्के का जो इनकम है, टैक्स पेड इनकम जिसे हम कहते हैं, वो हमें पूरी जिंदगी हमें इंटरेस्ट या इनकम कमा के देता है। जिसे हम कहते हैं, हम जब सो रहे हैं हमारा पैसा सोता नहीं है, अगर वो शेयर मार्केट या फिक्स डिपॉजिट में है, तो ये सिर्फ टैक्स पेड इनकम से ही हो सकता है। इसीलिए भारतवासियों को और सारे टैक्स पेयर्स को ये जानने की जरूरत है कि आप एक बार आपको 15%, 20% या 30% टैक्स देना पड़ेगा, बट जो 70 रुपए या 80 रुपए आपके पास आ रहे हैं 100 में से, वो आपको जिंदगी भर कमाई करके देंगे हाँ, ठीक बात, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक बात। दूसरा बताना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, मैं 1 मिनट और लूंगा जी। अब आपके ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम देख के हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वो क्या करेंगे, अभी मार्च 2025 आ रहा है, वो अपने बैंक अकाउंट में से, अपने व्यापार के बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करेंगे और उसे खर्चे में दिखाएंगे अपने व्यापार में, राइट, ताकि वो अपने जो वो कैश को खर्च कर सके। तो मैं इसके ऊपर अपने व्यापारी भाइयों और बहनों को भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, आप टैक्स पूरा दें और वो आपको जिंदगी भर इनकम करके देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स तो बिल्कुल आपको ईमानदारी से भरना ही चाहिए। लेकिन एक सवाल सक्सेना जी, मैं आप जो बात अभी सर ने कही बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में, गोल्ड में बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह से कैश का ट्रांजैक्शन होता है। अब मान लीजिए गोल्ड कोई खरीदता है, 2 लाख रुपए से कम का वहाँ पैन भी नहीं देना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रैक किया जाएगा कि भाई आपने गोल्ड खरीद लिया, कैश है आपके पास, और 2 लाख से कम का लिया, 3-4 अलग अलग बिल बनवा लिया आपने, जहाँ पर आपको पैन कार्ड नहीं देना है, और वो बिल मान लीजिए किसी और के नाम पे बना ले, तो वो कैसे ट्रैक होंगे? ये देखिए, ऐसे लोग जो हैं वो सर्च एंड सीजर, सर्वे, ऐसी जगह जो हैं ये लोग फंस जाते हैं कई बार। जो है इनके पास, मान लीजिए आप जैसे जालान जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर आपकी बुक्स में पैसा नहीं है तो आप ज़्यादा व्यापार भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कभी आपको कोई पेमेंट आया और आपकी बुक्स में पैसा नहीं है, आपके पास है पैसा, फिजिकली है लेकिन बुक्स में नहीं है, तो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे समय अगर आप अपनी अनडिस्क्लोज जो आपके पास पैसा पड़ा है अगर उसे सामने लाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। कई बार सर्च में, सर्वे में जब जब
डिपार्टमेंट देखता है कि इस आदमी ने बहुत एवेजन किया है, तो वो इस तरह की चीजें करता है, तो बिल्कुल। ये बहुत बार ये लोग ऐसे समय में पकड़ जाते हैं जो राइट। लार्ज स्केल पे ये काम किया करते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका सक्सेना जी, और बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका भी, और विवेक जी आपका भी हमारे साथ आज इस ख़ास शो में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि कैसे आपको मतलब इन चीज़ों से बचना है और ईमानदारी से आपको टैक्स पे करना है, और आप नहीं करते हैं तो आप किस तरह से इनकम टैक्स के घेरे में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।